नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चली हैं। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से लड़ाई इंडिया गठबंधन बनाम बीजेपी की नजर आ रही है, लेकिन उतना ही महत्व क्षेत्रीय दलों का भी दिखाई दे रहा है। 90 सीटों के लिए कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की रणनीति तैयार है। जल्द ही ये भी तय होगा कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। खबर ऐसी भी है कि गठबंधन के ऐलान के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों दलों के नेताओं ने बगावती तेवर अपना लिए हैं। सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि टिकट न मिलने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई नेता पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बगावत पर उतर सकते हैं। इस बीच बीजेपी ने कांग्रेस एनसी के गठबंधन पर सवाल उठाते हुए विपक्षी दलों ने आईना भी दिखा दिया है। अमित शाह के साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सहित भाजपा शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर निशाना साधा है। योगी ने पूछा कि क्या राहुल गांधी कश्मीर में फिर से 370 लागू करवाना चाहते हैं। योगी ने इस गठबंधन को देश और संविधान के खिलाफ बताया है। तो वहीं घोषणा पत्र जारी करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि गठबंधन और सीट बंटवारा दूर की बातें हैं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस हमारा एजेंडा अपनाने के लिए तैयार है तो हम कहेंगे कि उन्हें सभी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। हम उनका पालन करेंगे, क्योंकि मेरे लिए कश्मीर की समस्या का समाधान किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उधर बात बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप की करें तो 2 दिन पहले राहुल गांधी ने श्रीनगर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। कहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी का आत्मविश्वास कम हुआ है। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि इंडिया गठबंधन ने नरेंद्र मोदी की कॉन्फिडेंस को खत्म कर दिया है। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से 10 सवाल पूछे हैं। अब जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को सियासी दलों की अपनी अपनी रणनीति है, अपने अपने दांव हैं और सवाल जवाब भी हैं। इसी पर चर्चा भी करेंगे। जम्मू कश्मीर की चुनावी चाल, सवाल 10 सवाल में, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया हैं वो आपको सुनाते हैं। चलिए, तो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश की स्पेशल स्टेट आर्टिकल 370 और 35A की वापसी के प्रयास और पाकिस्तान से ट्रेड दोबारा शुरू करने का वादा किया है। महबूबा ने कहा है कि हमारी सरकार बनी तो आर्म्स फोर्सेस को मिली स्पेशल पावर, आतंक विरोधी कानून, पब्लिक सेफ्टी एक्ट और एनिमी एक्ट हटाएंगे। उन्होंने घाटी में कश्मीरी पंडितों के लिए 2 BHK मकान देने का वादा किया है। महबूबा ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस से समर्थन के सवाल पर कहा कि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन सीट बंटवारे पर हो रहा है, न कि एजेंडे पर। अगर दोनों दल हमारी पार्टी का एजेंडा मानेंगे तो हम गठबंधन को तैयार है। हमारा सिर्फ एक ही एजेंडा है, जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान। इससे पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने 22 अगस्त को सभी 90 सीटों पर गठबंधन का ऐलान किया था। माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस 52 और कांग्रेस 38 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन के एक दिन बाद शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई। इसमें पैनल ने 9 नामों पर चर्चा की, जिनमें से 6 को मंजूरी दी गई है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी शामिल हुए। उधर कांग्रेस ने पहले फेज में चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट्स के नाम पर मुहर लगाई है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 फेज में होना है। पहले फेज की 24 सीटों के लिए अब तक 14 कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन किया है। उधर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन को लेकर भाजपा ने जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी और कांग्रेस से पूछा कि क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर सवाल खड़े करता है। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछा कि क्या उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर के लिए फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि इस गठबंधन से कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा उजागर हुआ है। उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या कांग्रेस धारा 370 और अनुच्छेद 35A की बहाली के जरिए जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के दौर में धकेलने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रस्ताव का समर्थन करेगी। बता दें कि जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और नेशनल
कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन किया है। सीएम योगी से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक दिन पहले इसे लेकर जमकर निशाना साधा था। अमित शाह ने कहा था कि सत्ता के लालच में बार बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाली कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर चुनाव में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने मंसूबों को देश के सामने रखा है। तो जाहिर तौर पर देखिए, विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, कई सारी बातें कही जा रही हैं। पीडीपी अपना जो एक घोषणा पत्र होता है, जो अपनी उनके पूरे प्रॉमिसेस हैं, जो वादे हैं, वो सामने रख चुकी है। ऐसे में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिस तरीके से गठबंधन हो गया है, तो कहीं ना कहीं ये चुनाव बेहद दिलचस्प होगा। आगे बढ़ेंगे और चर्चा पर चलेंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। जम्मू कश्मीर चुनाव में फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस पार्टी का आपस में मिलकर के चुनाव लड़ना, ये अपने आप में इस बात के लिए इंगित करता है कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र अनुसार अलग झंडे की वादे का समर्थन करती है। क्या कांग्रेस फिर धारा 370 और 35A को वापस कश्मीर के अंदर लाना चाहती है। केवल वोट बैंक के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को साथ जोड़ करके कश्मीर के बदले देश में अराजकता पैदा करना चाहती है, पुनः पाकिस्तान से वार्ता का लाभ करना चाहती है। मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस को उस सारी बातों को याद करना चाहिए जिनसे कारण से कश्मीर के अंदर अब तक 40,000 से ज़्यादा लोगों की हत्याएं हुई है। कश्मीर आज एक अलग दौर में पहुंचा है, पूरे देश के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहता है, लेकिन कांग्रेस केवल वोट बैंक की राजनीति के कारण से दलितों, गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कराना चाहती है। शंकराचार्य पर्वत को तख्ते सुलेमान, हरि पर्वत को कोहे मारन नाम से जाने जाएंगे। क्या कांग्रेस की ये इच्छा है? कांग्रेस फिर बाबा अमरनाथ की यात्रा पे एक तरह से संकट के बादल में मंडराना चाहते हैं, क्योंकि ये कारण थे जिन कारण से कश्मीर में सदैव अशांति बनी रही, जिसके कारण धारा 370 और 35A था। मैं उम्मीद करता हूं कांग्रेस को इस बातों का जवाब देना चाहिए। जम्मू और कश्मीर के बीच में विभाजन का काम कांग्रेस ने लंबे समय तक कराया और उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की बड़ी भूमिका थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज कश्मीर का जो बदलता दौर है, इसे बदलते दौर में कांग्रेस फिर उस अराजक तत्वों के साथ मिल रही है, इसका जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए। ऐसे महत्वपूर्ण चुनाव में इंडी गठबंधन की अब्दुल्ला एंड सन्स फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के अनेक बड़े सवाल खड़ा करता है। श्री राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करती है? धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववादी ताकतों का समर्थन करती है? इस गठबंधन से कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा भी देश के सामने आया है। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर से फिर से अलग झंडे के वायदे को समर्थन करती है कि जो देश के अंदर एक निशान, एक विधान और एक प्रधान की बात होती आई है। देश की आज़ादी के बाद से जो धारा 370 समाप्त हुई है, क्या वो पुनः वहाँ फिर से धारा 370 लागू करना चाहते हैं? फिर से जो है अशांति और आतंकवाद के युग में कश्मीर को धकेलना चाहते हैं? इस निर्णय का क्या वो समर्थन करते हैं? क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? ये प्रश्न है। क्या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ फिर से व्यापार शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और इकोसिस्टम का पोषण करने का भी क्या समर्थन करते हैं? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में जिनके परिवार के लोग शामिल रहे हैं, उनको सरकारी नौकरियों में
फिर से बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से वहां पर लाने का समर्थन करते हैं। इस गठबंधन से कांग्रेस पार्टी का एक और चेहरा सामने आया है, जो इन्होंने पूरे चुनाव के दौरान देश के अंदर एक झूठ परोसने का काम किया कि भाजपा की सरकार आएगी, एनडीए की सरकार आएगी, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश के अंदर आरक्षण समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार का एक पूरा भ्रमजाल इन्होंने फैलाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी का आरक्षण विरोधी चेहरा भी इस गठबंधन होने के बाद सामने आया है। आज भी मैं समझती हूँ जम्मू कश्मीर का मसला कहीं गया नहीं है। आज भी हमारे हर गांव में कब्रिस्तानों के कब्रिस्तान भरे हुए हैं। बीजेपी ने चाहा कि मसले कश्मीर को 370 तक लाके उसके बाद 370 के साथ स्टेटहुड हो जाएगा तो मसले कश्मीर 370 को खत्म कर दे। अब मसले कश्मीर की बहस जो इस वक्त है, पहले तो थी इलेक्शन में, अब सीट शेयरिंग है कि किसको कितनी सीटें मिलती है। मैं समझती हूँ मसले कश्मीर बहुत पेचीदा मसला है। चलिए, तो जम्मू कश्मीर की चुनावी चाल है और सवाल दर सवाल भी है। जाहिर तौर पर ये सवाल तो होंगे, देखिए, क्योंकि 10 साल बाद ये विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा और 10 सालों में बहुत सारी तस्वीरें बदली हैं। जहां तक धारा 370 का जिक्र होता है, 35A का जिक्र होता है, पीडीपी ने बहुत स्पष्ट रूप से इन तमाम चीज़ों की वापसी की बात करने की कहीं ना कहीं बात करी है। और कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस का जिस तरीके से एक गठबंधन तैयार हुआ है, तो ये अपनी ताकत के साथ होंगे। अब महत्वपूर्ण ये होगा कि जब और बाकी लोग अपना घोषणा पत्र लाएंगे, अपने प्रोमिसेस लाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, उनमें कौन से फैक्टर्स होंगे और कितना महत्वपूर्ण होगा, किसकी सरकार बनेगी जम्मू कश्मीर में, ये अपने आप में एक बड़े सवाल जैसा है। लेकिन इस गठबंधन को लेकर जो बात आई है, जो प्रतिक्रिया आई है, वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। इस चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अब से कुछ देर में राजेश कुमार दुबे, उनका भी स्वागत है, फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। पीडीपी का पक्ष रखेंगे फारूक इंकलाबी, उनका भी स्वागत है, फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, अब से कुछ देर में जुड़ेंगे। राजनीतिक विश्लेषक कुमार राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले गौरव जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? राकेश जी, आपकी आवाज आ रही है। गौरव जी, जिस तरीके से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एक गठबंधन हुआ, कई सारी प्रतिक्रिया मैंने सुनी। योगी आदित्यनाथ को भी सुना, मध्य प्रदेश के मुखिया हैं डॉक्टर मोहन यादव, उनको भी सुना, और पुष्कर सिंह धामी को भी सुना, और भी तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आई इस गठबंधन पे। ऐसा क्यों लगता है कि वापस से कश्मीर को एक आतंकवाद की गर्त में धकेलने का काम कहीं ना कहीं कांग्रेस करना चाह रही है, इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इनका गठबंधन हुआ है? क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि देखिए, राजनीति है और अपनी नंबर ऑफ सीट्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे सरकार बनानी है, क्योंकि 10 साल के बाद मौका मिला है, सभी को मौका मिला है। तो ये भी तो हो सकता है कि वो इसलिए अपनी तैयारी के साथ में है, लेकिन चीजें बदल जाएंगी, वो वापस उन चीजों को ले आएंगे। ऐसा क्यों, ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी को? इस पूरे प्रकरण को, पूरे विषय को थोड़ा बड़े कैनवास पे सोचने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर वो बॉर्डरलाइन स्टेट रहा है जहां पर हमारी सेनाओं ने युद्ध लड़ा है पाकिस्तान के साथ, और एक प्रॉक्सी वार हमेशा चलता रहा है। और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर आजादी के बाद से एक आतंकवाद से जूझता हुआ प्रदेश रहा है, और आतंकवाद का फॉर्म अलग अलग रहा हो, यह अलग बात है कि 90 के दशक में उसको रिकॉग्निशन मिलता है, लेकिन उसके शेप किसी न किसी रूप में जम्मू कश्मीर में विद्यमान रहे हैं। और यही जो पार्टियां हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या फिर कांग्रेस हो, ये चंद परिवार ही वहां पर सत्ताधारी दल के रूप में आते रहे हैं। बार बार इन्हीं के चेहरे परिवर्तित होते रहे हैं, और 370 भी वहां पर था, 35A भी वहां पर था। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प शुरू से था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान ही जम्मू कश्मीर के लिए हुआ, इसलिए 370 का एब्रोगेशन हमारा परम लक्ष्य था। और जब हमें ऐसा लगा कि अब हम उस स्थिति में हैं, तो 370 को वहां से हटाया गया। और 370 के हटने के बाद का जो जम्मू कश्मीर है 5 वर्ष का, इस 5 वर्ष में जो बदलाव आए हैं, जो भारत के साथ एकीकरण हुआ है, वो भी अभूतपूर्व है। उसके बारे में आंकड़े में प्रस्तुत करूंगा। उसके पहले एक बार जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रहा है और कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान से पोषित आतंकवाद रहा है।
और इन सभी पार्टियों का आंतरिक संबंध कहीं ना कहीं पाकिस्तान परस्त रहा है। आज भी इनके मैनिफेस्टो को आप उठा करके देखिए तो वो पाकिस्तान की पैरवी करते हुए दिखते हैं, पाकिस्तान के साथ कनेक्शन स्टेब्लिश करते हुए दिखते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रेड का मसला हो या फिर पाकिस्तान से बातचीत का मसला हो। उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि पाकिस्तान जो कभी आतंकवाद को प्रायोजित करता था वो भारत के ही पैसे पर, भारत के ही कारण उसकी अर्थव्यवस्था बनी रहती थी और ऐसे ही लोग ब्रिज का काम करते थे। भारत के ही पैसे को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता था और उसमें जम्मू कश्मीर बहुत बड़ा रोल प्ले करता था। अब वो समाप्त हो गया। 370 धारा हटने के बाद वहां पर इनका कारोबार, वहां पर बिजनेस इनका समाप्त हो गया। इसलिए इनकी चिंता यह है कि कैसे पुरानी स्थिति वहां पर बहाल की जाए और कांग्रेस का पीडीपी के साथ या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, जिसके भी साथ वो वहां पर गठबंधन कर रहे हैं, कांग्रेस का जाना बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा करता है पूरे देश के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक देशव्यापी पार्टी है, देश में सभी जगहों पर उसका प्रेजेंस है, इसलिए पूरे देश के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कांग्रेस को उन प्रश्नों का जवाब तो देना ही पड़ेगा जो उनसे माननीय अमित शाह जी ने पूछे और हमारे मुख्यमंत्रियों ने पूछे हैं, और स्पष्ट करना पड़ेगा कि क्या वो 370 धारा की बहाली का समर्थन करते हैं? क्या जो वहां पर 70 वर्ष से नागरिक नहीं थे, जो 70 वर्ष का बच्चा जो वहां पर 1947 में था, वो आज 70-72 वर्ष का बूढ़ा हो गया, उसको नागरिकता प्राप्त नहीं थी, उसको अधिकार प्राप्त नहीं थे, आज उनको आरक्षण मिल रहा है, तो क्या वो उस आरक्षण के समर्थन में है या उसके विरोध में है? ये कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट करना पड़ेगा। क्योंकि पीडीपी और एनसी दोनों क्षेत्रीय दल है, लेकिन जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी हो जाती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का ये जो प्रॉक्सी मेंटालिटी है, जो उनका छद्म चरित्र है जम्मू कश्मीर को अस्थिर करने का या फिर उसकी इंटीग्रिटी को, भारत की संप्रभुता को चुनौती देने का, वो उनकी मंशा को स्पष्ट करना पड़ेगा देश की जनता के सामने। ठीक है, चलिए राजेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, अभी शायद हमारे साथ कनेक्ट नहीं हुए हैं। कुमार राकेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। कुमार राकेश जी, आप 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन को किस तरीके से देखते हैं? दूसरी चीज, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिस तरीके से एक गठबंधन हुआ है और इसको लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो कितने जायज हैं? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने सवाल उठाया है और अभी तक तो शायद आपने सुना नहीं सुना, मैंने नहीं सुना है कहीं से उन 10 सवालों का जवाब कहीं से आया हो। शायद 1-2 दिन के बाद वो चिंतन मनन मंथन करके देंगे या नहीं देंगे या इग्नोर करेंगे। ये कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं या जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं। हाँ, भारत के बाहर मेरा एक अनुभव है, मैं यहाँ उसका भी जिक्र करना चाहूंगा, लेकिन भारत के अंदर उन्हें क्या हो जाता है ये सोचने की बात है। ये बहुत एक्सक्लूसिव बात मैं कहने जा रहा हूँ। अब अप्रैल 2018 के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार था, मैं भी वहां था और उमर अब्दुल्ला वहां पे थे, और ये न्यू जर्सी में यूनिवर्सिटी है। वो पूरा सेमिनार में सुधांशु त्रिवेदी थे, नवीन सिन्हा थे, भारतेंदु सिंह थे, प्रिया दत्त थी, सभी पार्टी के लोग थे और एक राष्ट्रवाद पे ही वो सेमिनार था। आई वॉज ऑल्सो देयर। उसमें एक जम्मू कश्मीर का व्यक्ति आकर के और उसको एंटी इंडिया, देश का विरोधी और मुसलमान विरोधी बताने की कोशिश की उमर अब्दुल्ला को। लेकिन थैंक्स टू उमर अब्दुल्ला कि उन्होंने कहा कि मैं, हमारे यहाँ भारत सरकार है, चुनी हुई सरकार है, मैं भारतीय हूं और मैं उसका समर्थन करता हूं और हमारे देश में कोई हिंदू मुस्लिम सरकार नहीं है, चुनी सरकार है, उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबने क्लैपिंग की, जितने स्टूडेंट थे, पूरा हॉल भरा हुआ था। एक भावना वो है और आज एक भावना है, बेचारे उमर अब्दुल्ला अपने ही ये इस जो अभी चुनाव हो रहा है विधानसभा पे, लोकसभा चुनाव हार गए, वो भी किससे? एक अलगाववादी नेता से। ये चिंता और चिंतन का कारण है राखी जी जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में। आज की तारीख में मुझे नहीं लगता, मैं मार्च में गया था 5 दिन की यात्रा पे, मैंने कोई सिक्योरिटी नहीं ली थी और मैं आपको पहलगांव से लेकर के आप अनंतनाग होते हुए फिर उधर आप आ जाइए जम्मू कश्मीर से दोनों हिस्से में मिला करके पूरे बड़े 10-12 जिले में घूमा। मुझे कहीं नहीं लगा कहीं कोई अलगाववाद है, कोई आतंकवाद है। वहां के लोग बड़े प्यारे, बहुत ही सम्मान से उन्होंने पेश आए और सरकार की सराहना की
और अभी भी जैसे कि गुलबर्ग में इतनी भीड़ पिछले 4 वर्षों में इतनी टूरिस्ट आए हैं कि विश्व के किसी भी हिल स्टेशन पे या पहाड़ी राज्य में नहीं गए। ये अपने आप में रिकॉर्ड है और वहां पे वो भावना नहीं है। जो भी मुसलमान भाई लोग हैं सरकार को प्रेस कर रहे हैं। जो पंचायत चुनाव हुए हैं वहां भी जो विकास के काम हुए हैं पिछले 4-5 वर्षों में, वो पिछले 45 वर्षों में नहीं हुए, 47 वर्षों में नहीं हुए। उस तरह से देखा जाए तो जो भी शासन था उनका 75 साल का, जो हमारा 78 साल का जो आजादी का इतिहास है, उस दौरान भी नहीं हुए। और जिस तरह से बाढ़ आए थे हमारे नरेंद्र मोदी जी पूरे कदम से कदम मिला करके वहां खड़े रहे। जो भी आपात स्थिति आई, जो भी विपदा आई, और मैं बताऊं आपको कि 89 के बाद मैं कई बार मैं गया मैं कश्मीर स्पेशली गया, जम्मू कश्मीरी में बोलता हूं। राजेश पायलट गृह मंत्री थे, उनके साथ में गया था। नरसिंह राव जी थे, उनके दौरान में गया था। अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनके साथ भी गया था। हर बार फारूक साहब थे, कभी मुफ्ती साहब रहे, कभी महबूबा रही, फिर कभी ये गुलाम नबी आजाद रहे। गुलाम नबी आजाद पूरी तरह से अपने को एक तरह से अलग कर लिया है, एक राष्ट्रवादी भाव के साथ, राष्ट्र प्रथम के साथ। तो आज की तारीख में कौन भारतीय है, कौन जम्मू कश्मीर का नागरिक चाहेगा कि हमारा रिजर्वेशन पॉलिसी खत्म किया जाए? कौन चाहेगा कि भारत और पाकिस्तान का व्यापार किया जाए? कौन चाहेगा कि एलओसी ट्रेड किया जाए? मतलब ये क्या, मतलब ये जो पूरा इंडिया मैनिफेस्टो है, ये मैनिफेस्टो पूरा अलगाववाद को दिखाता है। आतंक कौन चाहेगा कि वो पत्थरबाजी एक पत्थर फेंकने के 400-200 मिलते थे, वो उसको शामिल करें? कौन कश्मीरी चाहेगा कि हमारे जो दलित गुज्जर है, बकरवाल है, पहाड़ियों का आरक्षण को समाप्त किया जाए और शंकराचार्य पर्वत का नाम तख्ते सुलेमान किया जाए और हरि पर्वत का नाम को हिमालयन किया जाए? कोई कश्मीरी, कोई भारतीय, राखी जी मैं दावे कर सकता हूं, आज उनके मैनिफेस्टो में नहीं जाना चाहेगा। और आने वाला समय मुझे ऐसा लगता है जो कश्मीर के भाव हैं, जो अभी उनका चेहरा दिख रहा है, जो विकास की जो बयार वही है, उसमें सभी शामिल हैं। कोई नहीं चाहेगा कि हमारा पुराने वाला कश्मीर, अशांत कश्मीर, आतंकवादियों कश्मीर, चाहे वो अब्दुल्ला साहब के परिवार के कश्मीर, चाहे वो कांग्रेस के कश्मीर वापस दोबारा आए। और जहां तक ये उन्होंने सवाल उठाए हैं, सारे के सवाल मुझे लगते हैं राष्ट्र विरोधी सवाल है कि दरबार मुंह की बात करते हैं आप, अनजस्ट टर्मिनेशन की बात करते हैं। ये क्या नॉनसेंस है? एलओसी ट्रेड क्यों चाहिए? मैं आपको मैं अपना अनुभव बताता हूँ। 99 की बात है, सरदार अजीज विदेश मंत्री थे पाकिस्तान के। मैं जिंदगी में पहली और अंतिम बार पाकिस्तान एम्बेसी गया था। जसवंत सिंह यहाँ पे विदेश मंत्री थे भारत के। कारगिल वाला मसला था, वो आए थे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो हमने उनसे पूछा था। इसके पहले 1998 मैंने प्लेन से डॉक्टर आनंद साथ में गया था विदेश यात्रा में, तो एलओसी देखा था मैंने, एलओसी कैसा होता ऊपर से। लेकिन जब हमने पूछा सरदार जी साहब से कि जब लाइन ऑफ कंट्रोल है और इतना बार बना हुआ है, तो पाकिस्तान के सैनिक घुसपैठ करके भारत में कैसे आते हैं? तो आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, आज भी सरदार अजीज जिंदा है और कई पोस्ट पे हैं, कई मकामों में है। नवाज साहब सर की सरकार थी उस समय, और तो सरदार जी जैसे विदेश मंत्री कहते हैं, अरे बरखुरदार आपको नहीं पता है कभी बर्फ पिघल जाता है तो सैनिक अंदर आते हैं। तो हमने कहा ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। कुछ जो हमारे अंग्रेजा पत्रकार थे, अंग्रेजी में सवाल पूछ रहे थे, मैंने हिंदी में जान पूछ रहा कि भाई मैं 5-6 भाषाएं जानता हूं, लेकिन आपसे मैं हिंदी, चूंकि आपकी जुबान है, आपका तो जन्म ही भारत में हुआ था और आप तो अच्छी उर्दू हिंदी की पकड़ रखते हैं। तो उस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था कि मुझे कहाँ ले जाना था मैं समझता हूँ। लेकिन साथ में एक व्यक्ति था, वो पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाने लगा, रेडियो पाकिस्तान व्यक्ति था। तो इस भावना को जवाब नहीं मिला, जवाब नहीं दिया, मनसा साफ है। लेकिन ये आज की तारीख में फारूक साहब क्या चाहते हैं? देश को तोड़ना चाहते हैं, किसको भरना चाहते हैं? देश नहीं टूटेगा, कश्मीर हमारा था, हमारा है, जम्मू कश्मीर हमारा रहेगा। और वहां के लोग आज की तारीख में जो रोजगार मिला है उनको, जो उनको सम्मान मिला है, जो उनको एक आजादी मिली है, वो अपने आप में अतुलनीय है, अविस्मरणीय है, इनक्रेडिबल जिसे कहते हैं वैसा है। ठीक है सर, चलिए हमारे साथ पीडीपी का पक्ष रखने के लिए सीनियर लीडर हैं, जम्मू एंड कश्मीर से जुड़े हैं मोहम्मद शफी जी। मोहम्मद शफी जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। मेरी आवाज पहुंच रही है? मोहम्मद शफी जी मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए मोहम्मद शफी जी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। बहुत लोगों की आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी यार, चिंता मत कीजिए, सुनकर भी नहीं सुन पाएंगे। जी जी जी, सब यही है। राजेश जी हमारे साथ जुड़े?
चलिए, राजेश जी और मोहम्मद शफी जी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। चलिए गौरव जी, वापस से एक बार आप ही की तरफ रुख करना पड़ेगा। गौरव जी, क्या लगता है जिस तरीके से अब हम आते हैं मुद्दों पर और नंबर ऑफ सीट्स, क्योंकि इतने वक्त बाद चीजें हो रही हैं, कितनी उम्मीदें आप समझते हैं? धारा 370 की बात हुई है, उसके बाद आरक्षण का एक जिक्र भी निकला, क्योंकि दो मेहमान तो कनेक्ट ही नहीं है, उनसे बहुत सारी चीजें और निकल कर आती। पर ठीक है, हम आते हैं मुद्दों पर। ऐसे कौन से पॉइंट्स होंगे, कौन सी बातें होंगी जो जम्मू कश्मीर के इस इलेक्शन में जनता बहुत सोच समझ के अपनी चीजों को सामने रखेगी? क्या चुनौतियां मानते हैं और क्या एक टास्क भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए बनाकर रखा है? क्योंकि ये क्लियरिटी तो है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले अपनी दम पर इस इलेक्शन को लड़ेगी। जी राखी जी, जम्मू कश्मीर का ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और पूरे दुनिया भर के देशों की निगाह है इस पर। चुनाव की घोषणा होने के साथ ही तमाम देशों के समाचार पत्रों में इसको प्रमुखता से छापा गया। तो इसका अर्थ है कि जम्मू कश्मीर को फोकस कर रहा है पूरा विश्व। और वहां पर जिस तरीके से त्रिस्तरीय चुनाव हुए हैं पहले, और जनता का जो रुझान है उन चुनावों में हिस्सेदारी करने का, और जो कैंडिडेचर है, जो उनकी संख्या बढ़ी है, कहीं कहीं तो 300%, 400% तक ऐसे कैंडिडेटों की संख्या बढ़ी जो पार्टिसिपेट किए हैं, जो चुनाव लड़े हैं। वहीं पर वोट का जो परसेंटेज है, जो 5 लोकसभा सीटें हैं, यदि उनको उठा करके देखें, यदि सिर्फ जम्मू की ही देखें, तो मुझे लगता है कि वहां का वोट ऑफ परसेंटेज 40% से लेकर के 60% तक, 59% तक वोट परसेंटेज बढ़ा है, जहां 15 से 18% या 20% का पोलिंग परसेंटेज होता था। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के प्रति रुझान लोगों का बढ़ा है और आम जनता में लोकतंत्र के इस उत्सव में भागीदारी करने की इच्छा बढ़ी है। अब उनके पास विकल्प क्या है? विकल्प वहां की क्षेत्रीय पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी है, और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भी वो आ सकते हैं। बड़े पैमाने पर सरपंच वहां पर जीत करके आए हैं। ऐसे ऐसे लोग जीते हैं जो राजनीति से कभी कोई सरोकार नहीं रखते। और जिस तरह से वहां पर विकास हुआ है, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, टेलीकम्युनिकेशन का विकास हो, नए एम्स बनना हो, या फिर IIM बना है, वहां IIT बना है, EMR जैसी कंपनी वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रही है। G20 के समिट हुए हैं। आतंकवाद में गुणात्मक वहां पर परिवर्तन आया है। बच्चों में जो जिनके हाथ में पत्थर होते थे, पत्थरबाजी करते थे, वो लगभग शून्य हो गई है वो घटनाएं। जो प्राइमरी स्कूल चलते नहीं थे, आज वो फ्लरिश हो रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, और देश के स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर वो झूम करके हिस्सेदारी कर रहे हैं। तो ये परिवर्तन वहां के लोग एंजॉय कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का सबसे प्रमुख उद्देश्य यही था कि वहां की जनता मुख्य धारा में जुड़े। मैं वहां के लोगों से बात करता हूं, अपने पार्टी के नेताओं से बात करता हूं, मुझे उनका उत्साह दिखता है। अब वो किसी गठबंधन को वोट दे, निर्दलीय को वोट दे, भाजपा को वोट दे, वो उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आज आप देखिए, जम्मू कश्मीर में, सिर्फ जम्मू डिवीजन में आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा दिया गया। पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि जम्मू के लोगों को डराया जाए, उनको धमकाया जाए, ताकि वो चुनावों में हिस्सेदारी अपनी ना ले सकें, चुनाव में पार्टिसिपेट ना कर सके, घरों से ना निकल सके। और ऐसी मानसिकता को बढ़ावा देने का काम पीडीपी वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है, PDP कर रही है, और उनको समर्थन देने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो इन्हें तो अपने चाल चरित्र को साफ करना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा कि भारत की संप्रभुता को सुरक्षित देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं, या इन प्रश्नों का वो सीधे सीधे उत्तर दें। सही कहा अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी ने कि इनका उत्तर नहीं आ रहा उनकी तरफ से। इन प्रश्नों के जवाब में उल्टे प्रश्न किए जा रहे हैं, जबकि देश की जनता जानना चाहती है जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर, उनके स्टैंड को क्लियर कट देखना चाहती है कि उनका मत क्या है। लेकिन वहां पर जाकर के राहुल गांधी जी कहते तो हैं कि हमारा खून का रिश्ता है, लेकिन खून का रिश्ता यह कहलाता है क्या कि वहां पर फिर बच्चों के हाथ में पत्थर दिए जाएं, वहां पर फिर आतंकवाद फ्लरिश हो, वहां पर फिर इस तरीके से वहां पर शंकराचार्य जी का मंदिर जो है वो उसका नाम बदला जाए? इस तरह की विचारधारा उनको स्पष्ट करनी पड़ेगी, और देश इसके लिए तैयार नहीं है, मानसिक रूप से तैयार नहीं है। और जिस तरीके से पुनः बहाली की बात कर रहे हैं, उसके लिए दलीलें दे रहे हैं। कोर्ट में कौन गया था? कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने 370 को सही ठहरा दिया दिसंबर 2023 में। सारी कवायद समाप्त हो चुकी है। इसके बाद भी अगर कोई पार्टी ऐसी आ जाए और कानूनी रूप से कोई ऐसा प्रावधान ला दे, उसके लिए नहीं कुछ कहा जा सकता। लेकिन 370 को सही तरीके से, बिल्कुल कानून सम्मत तरीके से उसको हटाया गया है, और देश की संप्रभुता उससे मजबूत हुई है, अखंडता मजबूत हुई है। देश के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों का इंटीग्रेशन बढ़ा है, भागीदारी बढ़ी है। जम्मू कश्मीर का GDP, जहां एक तरफ देश का GDP नीचे जा रहा है, वहीं जम्मू कश्मीर का एन एवरेज उनसे ऊपर है।
तो ये परिवर्तन दिखाई दे रहा है। इस परिवर्तन को क्या नष्ट करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, वापस फिर वहां पर आग लगाना चाहते हैं? तो डीप स्टेट का जो एक खुराफात है, जिस तरह से पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हुआ, जिस तरह से श्रीलंका डिस्टेबलाइज हुआ, जिस तरह बांग्लादेश हुआ, क्या वो भारत में भी इसको कहीं ना कहीं से शुरू करना चाहते हैं? ठीक उसी तरह से जैसे मणिपुर में जाकर के ये गाना गा रहे हैं, 10 बार मणिपुर जा रहे हैं, कलकत्ता क्यों नहीं चले गए? एक बार कलकत्ता तो नहीं जा रहे, लेकिन मणिपुर क्यों जा रहे हैं? मैं उसको अगर जाऊं तो ये बहस का दिशा बदल जाएगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं भारत के अंदर अराजकता को जन्म देना चाहते हैं और उससे अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, जो कदापि देश की जनता तैयार नहीं है इन सब चीजों के लिए रखेगी। ठीक है गौरव जी, चलिए हमारे साथ पीडीपी का पक्ष रखने के लिए मोहम्मद शफी जी एक बार फिर से जुड़ गए। मोहम्मद शफी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही। मोहम्मद शफी जी, कितना महत्वपूर्ण इस 10 साल बाद होने वाले जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को पीडीपी ले रही है या मानती है? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल कि आपने तो अपना घोषणा पत्र तमाम चीजों को सामने रखा है। अच्छा, ये लड़ाई जो धारा 370 और 35A वाली थी, ये अभी भी आ गई क्योंकि एक पक्ष ने इन चीजों को हटाया, दूसरा पक्ष इनको लाने की बात करता है। ऐसे में तीसरे पक्ष से ये भी बातें आती हैं कि कहीं ना कहीं क्या आप लोग आरक्षण विरोधी हैं? जो चीजें शांति से हो गई हैं या बदल गई हैं या चीजें ठीक हो गई हैं, क्या उसको वापस से ला के शुरुआत कराने का मकसद जो है, क्या वो वाकई में अशांति फैलाना है आपको? देखिए, पहली बात ये कि पीडीपी हर इलेक्शन को बड़ी सीरियसली लेती है। हर एक इलेक्शन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो हमारा पंचायत का इलेक्शन हो, हमारा जो काउंसिल का इलेक्शन हो, या हमारे म्यूनिसिपल इलेक्शन हो, या कोई भी इलेक्शन हो, डीडीसी का हो, बीडीसी का हो, असेंबली हो, या हमारा पार्लियामेंट का इलेक्शन। हर इलेक्शन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्शन होता है। तो हम किसी इलेक्शन को इस तरह बिल्कुल हल्के में नहीं लेते हैं, और जिस वजह से पीडीपी की अपनी छवि पूरे पैन जम्मू कश्मीर में है और लोग हम पर भरोसा करते हैं और हमें अपना वोट और सपोर्ट देते हैं। आपको पता है कि 2002 से पीडीपी 2 बार गवर्नमेंट में आई है और बहुत ही अच्छी गवर्नेंस दी है। लोगों को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, यहाँ गवर्नमेंट जब पीडीपी की थी तब लोगों ने महसूस की है। यहाँ डेवलपमेंट का सिनेरियो चेंज हो गया है, लोग आराम से कहीं भी आ जा सकते थे। यहाँ पर सीज फायर हो गया, यहाँ पर इखवान दौर खत्म हो गया। यहाँ हर एक अपनी मर्जी से, अपनी मन मर्जी से चला करता था। अब हालात क्योंकि धीरे धीरे बदल गए, एब्रोगेशन हो गई। इस एब्रोगेशन इससे पहले भी 370 पर कई बार कोर्ट कचहरी का मसला हुआ है, तो वहां पर कोर्ट ने इसको परमानेंट ये हमारे लिए बोला था कि 370 यहाँ पर परमानेंट एक कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है। तो दूसरी बात ये कि अगर आप ये कहते हैं हमसे कि हम आरक्षण के खिलाफ है, तो 370 हमारे लिए एक आरक्षण ही था, हमारे लिए एक खुसूसी सुविधा ही थी, जिसको लेकर हम हर एक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और हम लड़ते रहेंगे। जो लोग ये कहते हैं कि ये आरक्षण के खिलाफ है, ये यहाँ पर लोगों को बांटना चाहते हैं, वो पहले अपने गिरेबान में नजर डालकर देख ले कि वो किसको बता रहे हैं कि लोगों को बांट रहे हैं। लोगों को बांटना बीजेपी का काम है, आरएस का काम है। यही लोगों में मुनाफरत, यही नफरत के बीज बोते हैं और इल्जाम ये दूसरों पे लगाते हैं। इनके कहने करने में बड़ा अंतर है, बहुत ही फर्क है। ये जो कहते हैं और ये जो करते हैं, उसमें आपको जमीनों आसमान का फर्क मिलेगा। ये इतने सक्षम होते, इनके जितने भी फैसले आज तक हुए हैं 2019 के बाद, अगर इनको लगता था कि नहीं जो हमने फैसले लिए हैं वो बिल्कुल सही फैसले हैं, तो इन्होंने फिर पार्लियामेंट इलेक्शन में पिछला दरवाजा क्यों चुन लिया, ये इलेक्शन से भाग के? अगर इनको इतना ही लग रहा था कि हमने यहाँ बड़ा काम किया है, डेवलपमेंट का बड़ा काम किया है, बड़ा यहाँ हमने आसमान पे सितारे उखाड़ के हमने कश्मीर में लगा दिए हैं, तो ये भाग क्यों रहे थे? ये इतनी देर हमें इलेक्शन से, असेंबली से हमें दूर क्यों रख रहे हैं? इनको पता है कि कश्मीर के लोगों को जो बीजेपी की करनी है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, जिस वजह से ये भाग रहे हैं कश्मीर से, जिस वजह से ये नए नए हथकंडे आजमा रहे हैं और यहाँ लोगों को नए नए वो सब्ज बाग दिखा रहे हैं। देखिए, सब्ज बाग दिखाने से कोई मसला हल नहीं होता है जब तक ना आप जो लोगों से कह रहे हैं, जब तक ना आप कश्मीरियों को अपनाएंगे, जब तक ना आप कश्मीर के लिए सुविधा के लिए, उनकी सुविधा के लिए, उनकी आसाइश के लिए काम करेंगे। ये मुहावरे हमने बहुत सुने हैं, 2014 से हम सुनते आ रहे हैं, और इन्होंने, ये वही लोग हैं जिन्होंने बैक स्टेप करके पीडीपी को, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट अपना विड्रा करके हमें साइड में कर दिया और इस स्टेट को इस हाल में पहुंचा दिया कि न यहाँ पर कोई सुनवाई है, ना यहाँ कोई गवर्नमेंट है। पिछले 10 साल के बाद, आज 10 साल के बाद यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं। ये सारा इन्हीं का
क्या कराया है, और ये इल्जाम दूसरों पे लगा रहे हैं। कम से कम इनको तो अपने 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 गिरेबान में तो झांकना चाहिए ना, ताकि इनको भी पता चल जाए कि हम जो कह रहे हैं, क्या पता जो कीचड़ हम उछाल रहे हैं, क्या पता उस कीचड़ के जिम्मेदार तो हम ही तो नहीं है। ये भी इनको देखना चाहिए। हर एक चीज के लिए यहाँ की जो रीजनल पार्टीज है उसको जिम्मेदार ठहराना, ये कहाँ का इंसाफ है? कम से कम इनको तो इंसाफ से काम लेना चाहिए। इतनी बड़ी पार्टी जो 2014 से आज तक पूरे हिंदुस्तान को राज कर रही है, रूल कर रही है, और इनको कम से कम इतनी तो इनकी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ये लोगों के सामने सच कहे। कब तक इनकी ये झूठ की नैया चलती रहेगी? कहीं ना कहीं ये जो झूठ की नैया इनकी है ये खुद ही डूब जाएगी, क्योंकि झूठ के उतनी लाइफ नहीं होती है, उतनी जिंदगी नहीं होती है। मोहम्मद शफी जी, तो गठबंधन की कोई तैयारी या कोई प्लानिंग है? गठबंधन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो कहते हैं ना कि जो आपके घोषणा पत्र में है या पीडीपी को लगता है कि जो हमारे साथ हमारे मुद्दों पर आना चाहेगा, तो वो चीजें ऐसी हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल साइड कर दीजिए, वो तो कभी नहीं हो सकते। यहाँ तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी गठबंधन में है, तो फिर क्या एकला चलो वाली नीति पर चलेंगे? देखिए, हमेशा ये जो गठबंधन होता है ये मजबूरी होती है। अगर मजबूरी नहीं होती तो हम 2014 में बीजेपी के साथ कोई गठबंधन नहीं करते। अगर एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट यहाँ पर नहीं आता तो बीजेपी के साथ कोई हाथ मिलाने की जरूरत नहीं होती है। हम अपने दम पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, किसी के आशीर्वाद से नहीं लड़ रहे हैं, किसी के सपोर्ट की वजह से नहीं लड़ रहे हैं। हमें पता है कि हमने लोगों के लिए जो काम किया है, हम उस काम को लोगों के पास ले जा रहे हैं, और हम लोगों से ये कह रहे हैं कि हम आपके लिए और क्या क्या कर सकते हैं। लोगों को पीडीपी पर विश्वास है, इसीलिए लोग पीडीपी के साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सारा एजुकेटेड यूथ जुड़ रहा है, अच्छे लोग जुड़ रहे हैं। वजह यही है कि पीडीपी लोगों के लिए काम करती है और लोगों को अपने साथ चलाना जानती है। लोग दूसरी पार्टियों पर विश्वास क्यों नहीं करते? 10 साल हो गए आज बीजेपी को यहाँ पर कैडर क्यों नहीं बना पा रही है? अगर इन्होंने अच्छी गवर्नेंस दी होती तो इनकी पार्टी भी कहीं पर नजर आती, लेकिन इन्होंने जो ढकोसला किया, जो धोखा दिया, लोग इनको इलेक्शन में उसका जवाब देंगे और इनसे हिसाब लेंगे। चलिए, अच्छा मुझे बताइए, आपने तो खैर अपना घोषणा पत्र क्लियर कर दिया है, मुझे लगता है एक बड़ी महत्वपूर्ण चीजें होंगी, नंबर ऑफ सीट्स को देखें तो कितनी उम्मीद रखते हैं? देखिए, हर एक पार्टी जब भी लड़ती है तो वो तो हर एक चाहता है कि मुझे एक ऐसा मैंडेट मिले कि जहां पर मैं लोगों के लिए अच्छा काम करूं। हम भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारी बने, हम इसके लिए काम कर रहे हैं। हर एक हमारा, चाहे ब्लॉक सदर हो, हमारा ग्रास रूट लेवल वर्कर हो या कोई भी बड़ा नेता हो, हर एक इसी काम में लगा हुआ है कि हम अपने दम पर यहाँ गवर्नमेंट बनाए, अच्छी गवर्नेंस दे, लोगों के लिए काम करें, यहाँ अमन के लिए काम करें, लोगों की बेहबूदी के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए काम करें। अभी एक साहब बता रहे थे कि यहाँ जीडीपी लोगों की बड़ी जबरदस्त बन गई है। यहाँ अगर जीडीपी बढ़ गई होती तो यहाँ पीएचडी स्कॉलर फिर ठेले नहीं लगाते और वो अपनी जिंदगी का सामान करते। ये सारा नंगा झूठ है और इस झूठ के कहीं पाँव नहीं होते। बिल्कुल, चलिए ठीक है, वापस आऊंगी। कुमार राकेश जी, मैं इसी को थोड़ा सा सवाल को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से देखें तो देखिए, क्या आपको लगता है कि कोई पूर्ण बहुमत की तरफ यहाँ जाता हुआ दिखेगा, फिलहाल जो वर्तमान में जो कंडीशन बनी हुई है? देखिए, नंबर सीट के बारे में भाई साहब बता रहे थे, पीडीपी के प्रवक्ता, उनको पता होगा जब इन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन में राज किया था कितना भला किया था राज्य का, कितना नहीं किया था, ये तो खुद ही बताएंगे। और इनकी नेता ने घोषणा की थी कि भाई 370 हटने के बाद तिरंगा नहीं दिखेगा पूरे जम्मू कश्मीर में। अब हर घर तिरंगा दिख रहा है, शायद उसके घर पे भी तिरंगा दिख रहा होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये झूठ की बात कर रहे थे तो उनको झूठ बता दें आंकड़े कि भाई बेरोजगारी कितनी कम हुई है, वही बताएंगे। उन्हीं के नाते रिश्ता कितने लोग रोजगार में शामिल है वो बताएंगे। किस तरह से एक अमन चैन की बात है। मैं तो मार्च में खुद घूम के आया हूँ बिना किसी सिक्योरिटी के, 7-8 जिले में घूम के मैंने बताया, कहीं मुझे नहीं लगा कि भाई आतंकवाद और उस तरह की है। अच्छा, सारे मुसलमान भाई जो दुकान था, अनंतनाग का दुकान हो या पहलगांव का हो, नहीं लग रहा था कि हम वो कश्मीर में हैं जो हम 89 के पहले भी और 90 से लेकर के 2013 के बीच में भी, 12 तक बीच में भी मैं कई बार कश्मीर गया। मैं चाहे वो सरकारी कार्यक्रम में गया, काफी फर्क नजर आया। मैं एक एक घटनाओं का क्रम दे सकता हूँ, चाहे वो जगमोहन रहे हो, चाहे आनंद वोहरा रहे हो, चाहे वो गुलाम नबी आजाद सीएम रहे हो, चाहे मुफ्ती साहब रहे हो। मैंने मुफ्ती साहब को कवर किया जब वो गृह मंत्री थे। तो कहने के लिए बहुत कुछ है। ये जितनी बातें कह गए पूरी सतही बात कह गए, जमीनी बात बोली नहीं है, हकीकत दूर है। इनका सिर्फ वही काम है कि जो पुराने कुछ मुसलमान हैं जो कट्टर किस्म के हैं, जो इनके रहमो करम पे पले बढ़े हों, तो वो उनको शायद वो नमक हलाली कर जाए। लेकिन आज का जो युवा है, जो एक नया कश्मीर, नया भारत चाहता है,
वो कभी भी पत्थरबाजी में नहीं पड़ेगा। वो उसको स्कूल चाहिए, उसको कॉलेज चाहिए, उसको शिक्षा चाहिए। चाहे जितने कट्टरवादी लोग हैं टू मूड में कंसर्न भड़काना चाहेंगे, आज का युवा मुसलमान जो कश्मीर का है, जो कश्मीरी है, जिसको कश्मीरियत पे फक्र है, वो नहीं चाहेगा कि हमारे डल झील कभी फिर में लाल रंग हो। जो पानी है, जो नेचुरल पानी है वही हो। जो मैं चाय पिया बच्चे से डल झील में लेकर के, उस जानबूझ के मैंने चाय खरीदी, कॉफी पी, मैं नहीं पीता कॉफी, मैंने फल खरीदा, उसको उत्साह लगा। बोला बेटे बोला अब काफी अच्छा हो गया, पहले तो कोई आता नहीं था, डल झील यूं ही सुना पड़ा था, अब तो रोज हजारों पर्यटक आते हैं, हमारी रोजी चल रही है, सरकार अच्छा कर रही है। एक 10 साल का, 12 साल का, 18 साल का बच्चा बोल रहा है, ये क्या बोलेंगे? कब तक उसको अपनी कथित स्वार्थ राजनीति में झोंकते रहेंगे? कम से कम कश्मीर के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए सबको एकजुट होना चाहिए। मेरा तो बस यही सोच है, यही मेरी सबसे विनती है कि आप राष्ट्र की मुख्यधारा में आइए, जो तिरंगा है उसका सम्मान कीजिए, जो पुराने पाप कर गए थे, जो भी शासक थे उसको भूलिए, उसमें मिट्टी डालिए, नए कश्मीर और नए भारत की तरफ बढ़िए। यही समय की मांग है, यही देश की जरूरत है। ठीक है गौरव जी, ये नए कश्मीर में मैं माजरत चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, नए कश्मीर में बेरोजगारी इतनी अरूज पे है कि कहने की बात ही नहीं है। नए कश्मीर में आप बता रहे हैं कि हमने कॉलेज स्कूल बनाए, मुझे बताइए पुराने कश्मीर में कॉलेज स्कूल नहीं थे? पुराने कश्मीर में यहाँ पर हॉस्टल नहीं थे, पुराने कश्मीर में यहाँ पर रोड नहीं थे, पुराने कश्मीर में डल झील में वहाँ नहीं हुआ करती थी। पुराने कश्मीर में बात सुन लीजिए मेरी, पुराने कश्मीर में यहाँ पर्यटक नहीं आते थे, हमारे दो में पर्यटक आते थे। यहाँ पर्यटन यहाँ कब थमा था? यहाँ पर मुझे बता दीजिए आप, यहाँ यात्रा नहीं चल रही थी, यहाँ पर हर एक चीज सामान्य चल रही थी और सामान्य चलेगी। ये कश्मीरी है, कश्मीरी हाँ पता है मुझे, बालाकोट ये कश्मीरियों ने नहीं किया था। कश्मीरी पे हर एक चीज लांछन लगाना, ये कम से कम आप इसका संज्ञान, हर एक चीज इल्जाम कश्मीर पे दे देना, और हर एक कश्मीरी एंटी नेशनल है, क्या मैसेज दे रहे हैं आप? झगड़े का विषय नहीं है। देखिए कश्मीर की बात कर रहे हो आप, कम से कम कश्मीर को सोचना चाहिए। मोहम्मद शफी जी, कुमार राकेश जी, झगड़े का विषय नहीं है। कहाँ आप लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था? कश्मीर हिंदुस्तान का, कश्मीरी हिंदुस्तानी नहीं थे? आप क्या बात कर रहे हो? आप किस बारे में बात कर रहे हो? क्या कश्मीरी कॉन्स्टिट्यूशन आप इंडिया में बिलीव नहीं करते थे? क्या इससे पहले इलेक्शन नहीं होते थे? क्या इससे पहले तिरंगा यहाँ नहीं लहराता था? आप कहाँ से बात कर रहे हो? आप यहाँ एक बार यही रह रहे हैं, हम देखते हैं, हमने भी देख, ठीक हो गया। ठीक है चलिए कुमार राकेश जी प्लीज सर, 1 सेकंड में रोक रही हूँ आपको। मोहम्मद शफी जी और कुमार राकेश जी प्लीज ऐसे मत करिए। देखिए प्लीज समय दे रही हूँ मैं, उसके बावजूद ऐसे मत करिए, चर्चा खराब होती है। प्लीज गौरव जी को बोलने दीजिए। राकेश जी ये आतंकवादी है, कहाँ से इसको बैठा लिया आपने? ये आतंकवाद फैला रहा है टीवी पर ही बैठ करके, आतंकवाद फैला रहा है टीवी पर बैठ करके, और इसके दिन लग गए हैं। अब ऐसे आतंकियों के दिन लग चुके हैं। कश्मीरी इस देश के आइडिया पे भरोसा करता है। कश्मीरी ने पाकिस्तान को लताड़ा था और हिंदुस्तान का साथ दिया। आप इस कश्मीरी के बारे में बात कर रहे हो? 1 मिनट सर, देखिए मैं बहुत देर से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उसके बाद मैं ऑडियो बंद करवा दूंगी। और भी मेहमान है, उन्हें बोलने दीजिए। बात कर रहे हो ये पीडीपी को, ये हल्की सबको पता है, हमें पता है यहाँ डिवाइडेड रूम की, यहाँ वो पॉलिसी नहीं चलेगी। गौरव जी नंबर ऑफ सीट्स पर आऊंगी, और मुख्य रूप से क्या करने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी जम्मू कश्मीर को लेकर, उस पर अपनी बात रखिएगा। यहाँ हिंदुस्तानी को, मोहम्मद शफी जी मैं ऑडियो बंद करवा दूंगी सर, बहुत रिक्वेस्ट कर ली प्लीज। भेदभाव कर रहे हो आप, क्या बात कर रहे हो? आपके बीच में नहीं बोला है कोई और, प्लीज कुमार राकेश जी सर मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, प्लीज आप मत बोलिए बीच में। टीवी पे लाइव है, अभी फ्री होके कॉल करते हैं, तो जम्मू कश्मीर का आपसे बिलीव करना सीख लो सर। प्लीज आप दोनों लोग ही पूरी चर्चा कर लेंगे क्या? मुझे अब थोड़ा सा ऐसे बात करते हैं, मतलब ये तो सुनिए कि मैं पिछले 3, 4, 5, 10 बार आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपने समय में बोलिए। हो गया सर, बहुत देर हो गई, प्लीज गौरव जी अपनी बात रखिए। राकेश जी इसी को आतंकवाद कहते हैं। ये पीडीपी के एक महोदय बैठे हैं, ये 370 के बहाली की पैरवी कर रहे हैं, उस आतंकवाद की पैरवी कर रहे हैं जिस आतंकवाद को नर्चर किया था इन लोगों ने।
फ्लरिश किया था इन लोगों ने। इन लोगों के रहते हुए कश्मीरी पंडितों को बेरहमी से मारा गया, चाहे डोडा हो, बारामूला हो, पूरे कश्मीर से सफाया कर दिया गया। रलीफ चलीफ गलीफ का नारा वहां पर लगा, वहां पर भारत का तिरंगा नहीं फहराया जाता था। आज ये उसकी पैरवी कर रहे हैं और दोगला गेम खेल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भारत की इंटीग्रिटी के साथ जुड़े हुए हैं, भारत के पक्ष की बात करते हैं, भारत का साथ देते हैं। भारत का साथ क्या इस तरह से दिया जाता है? अब यासीन मलिक जैसा आदमी रेड कारपेट का स्वागत उसको नहीं मिलता है प्रधानमंत्री के आवास में। वो परेशानी है इनकी, वो समस्या है इनकी, क्योंकि अब वो दिन लद गए कि जब आतंकियों का महिमा मंडन किया जाए, जब पाकिस्तान के सामने जाकर के कटोरा लेकर के उससे भीख मांगा जाए, उसको उसके साथ डोजियर खेला जाए। अब हमारी सेनाओं की बुलेट सीधे बात करती हैं। वो परेशानी है ये भट्ट जैसे लोगों की, और टीवी पे सार्वजनिक रूप से बैठ करके देश के अंदर आतंकवाद का ये प्रमोशन कर रहे हैं। वहां का विकास इनको खल रहा है, वहां का विकास इनको देखा नहीं जा रहा है। वहां पर बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, स्कूलों को बम से उड़ा दिया जाता था, मस्जिदों में विस्फोट हुए, कौन वहां पर पर्यटक जाता था? आज 2.1 मिलियन पर्यटक केवल वहां पर गए हैं। अर्थव्यवस्था किसकी बढ़ी? जम्मू कश्मीर की बढ़ी, भारत की बढ़ी। भारत के साथ इंटीग्रेशन हुआ, देश के सभी कोने से लोग तो जम्मू कश्मीर घूमने गए हैं। मैं साफ और स्पष्ट तौर पर यह समझ पाता हूं, अभी कुमार साहब ने बहुत स्पष्ट तरीके से बताया, जिस तरीके से वो लगातार जाते रहे। मैं 1 महीने जम्मू में एजिटेशन किया हूं, 2008 में लगातार एजिटेशन किया हूं जम्मू बंद में, लेकिन वहां की स्थिति इतनी दयनीय थी कि यहां के लोग जा भी नहीं सकते थे। वहां पे एक तरफा आतंक का, जरायम का राज कायम था, और यही पीडीपी वाले और एनसी वाले और हुर्रियत वाले, वहां पे इनका राज चलता था। और चंद परिवार, आतंकियों को तो इन्हीं लोगों ने छुड़वाया था, जेलों से छुड़वाया था, उन्हीं के साथ गलबैया करते थे। बुरहान वानी जैसे लोगों का महिमा मंडन करने वाले ये लोग आज ये इस तरह की बात कर रहे हैं। अब ये दिन दूर है, अब 370 सपने में भी ये नाला है वो हो ही नहीं सकता, असंभव है, इम्पॉसिबल है। उसके लिए तो ये सपना भी देखना छोड़ दे और ऐसे फर्जी मैनिफेस्टो बनाना छोड़ दे, क्योंकि अब वो चरितार्थ नहीं हो सकता। सरकार किसी की भी बने, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो जनता किसी की भी वहां सरकार बनाए, लेकिन वो रेफरेंडम नहीं है इस बात का कि 370 बहाली हो जाएगी। वो रेफरेंडम नहीं है इस बात का कि भारत की संप्रभुता को खंडित किया जा सकता है। वो रेफरेंडम नहीं है इस बात का कि जम्मू कश्मीर की ऑटोनॉमी वापस आ जाएगी। वो रेफरेंडम नहीं है इस बात का कि पीओके के साथ, पाकिस्तान के साथ ट्रेड जो है उसको वापस फिर बहाल किया जाएगा। देखिए, मुझे तो आज ये बात सोचनी पड़ रही है गौरव जी, मुझे तो आज ये सोचना पड़ रहा है। कुमार राकेश जी, आप ही से सवाल लूंगी और बहुत जल्दी से संक्षेप में अपनी बात रखिएगा। मुझे ये सोचना पड़ रहा है कि देखिए, जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी हुआ इन 10 सालों में, इतने लंबे वक्त बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, ये अपने आप में एक अचीवमेंट जैसा है। उन चीज़ों की तैयारियां कैसे हो रही हैं, डिक्लेरेशन डेट्स का हो चुका है, तमाम चीज़ें हो गई हैं, तमाम राजनीतिक दल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। वो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए क्या करना चाहते हैं, अपने मैनिफेस्टो में किन चीज़ों को लाना चाहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 35 से धारा 370 को ही वापस लाने वाला सबसे बड़ा मुद्दा बना लेना, ये तो बहुत अजीब सी बात है। क्या इन दो ही चीज़ों से पूरा जम्मू कश्मीर एकदम बदल जाएगा? ये तो सोचने वाली बात है। क्या और कुछ है ही नहीं जम्मू कश्मीर में डिस्कशन के लिए? राखी जी, मेरे सवाल आपका। हाँ, देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि 370, 370 और 35 के अलावा कुछ है या नहीं है। बहुत कुछ है। मैं ये कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के पास एक्सपोर्ट की, अभी 2 आपने खबर सुनी होगी, एक चाय की बात थी, लंदन ने बहुत भारी एक्सपोर्ट का ऑर्डर दिया, ठीक है। वहां पे जो जम्मू कश्मीर का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, भाई कई नाम मैं लेना नहीं चाहता, भाई कई लोग हमारे संपर्क में हैं और अच्छा व्यापार कर रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कई नए इंडस्ट्री एक्सप्लोर किए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सप्लोर किए, जो बाहर के लोग आकर के जमीन खरीदे हैं, जो हमारे मिडिल ईस्ट के कई शेख साहब हैं, गल्फ के लोगों ने आकर के इन्वेस्टमेंट किया है, और भी कई राज्यों को लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, विदेशों को लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जी, जैसा कि गौरव जी ने बताया कि G20 जैसा जो इतना बड़ा इवेंट हुआ, शांतिपूर्ण हुआ, कहीं कुछ ऐसी बातें नहीं हुई। अभी शर्म की बात है, इन लोगों के लिए थोड़ा सा कष्ट की बात है कि 9 तारीख को, पिछले 9 जून को इन्होंने जम्मू के इलाके में जो 10 तीर्थयात्री जिसमें बहुत मासूम बच्चे थे, उस पे इनका कोई कमेंट नहीं है। उनको आतंकवादियों ने जिस तरह से नृशंसतापूर्वक, निर्ममता से मारा, उसके लिए कोई भी सजा कम है। उस पे इनके पीडीपी के लीडर का
या फारूक साहब का या ओवैसी साहब का कोई कमेंट नहीं आएगा। ये उनकी ओछी गंदी घृणित मानसिकता को दर्शाता है। हम हिंदू मुस्लिम भाजपा नहीं कर रही है। भाजपा हिंदू मुस्लिम करती तो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए अल्पसंख्यक मंत्रालय से जो मुसलमान भाइयों बहनों के उत्थान के लिए गए हैं उसको रोक देती, जबकि एक धरा मांग कर रहा है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय को बंद किया जाए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नेता, ग्लोबल लीडर में बोलता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने सबका साथ सबका विकास बोला। भले ही उनको एक मुसलमान का वोट ना मिला हो, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने नीति सिद्धांत से नहीं डिगे। नरेंद्र भाई मोदी ऐसे व्यक्ति हैं कि जब आतंकवाद के घोर चपेट में था तो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के साथ लाल चौक पे खुली चुनौती दे करके तिरंगा फहराया था। ये उसी मोदी जी हैं। उन्होंने कहा ठीक है तुम अपने एजेंडा को पूरा करो, घृणा का, हम प्रेम का एजेंडा बढ़ाएंगे। तुम बट अलगाववाद की बात करो, हम आपके एक भी कोई बता दे, एक भी मुसलमान भाई बता दे कि उन्होंने 3 करोड़ मकान में कितने मकान मिले। ये नमक हरामी का जो बात है ये नहीं चलेगी, नहीं चलनी चाहिए। तो समाज में भी, मुस्लिम समाज में भी अच्छे लोग हैं जो कि राष्ट्रवाद की वकालत करते हैं, आज भी कर रहे हैं, हम उनको भी नमन करते हैं। लेकिन मुसलमान सिर्फ नाम पे जो आप इस तरह अलगाववाद की बात जो भी करता है वो देशद्रोही है और राष्ट्रद्रोही है। और मैं बता दूं, संसद ने पास किया है 370 35A और ये भूल जाए 99 सीट 40-50 सीट ज्यादा आने से इन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया। सॉरी, जो बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने संसद में कि 545-99 आया है, 199 नहीं है, तो भ्रम में ना रहे। देश विकास चाहता है, कश्मीर का युवा, जम्मू कश्मीर का युवा है वो भी विकास चाहता है, उत्थान चाहता है। और हमारा जो कश्मीर था स्वर्ग से सुंदर, मैं विश्व के कई देश घुमा हूं, यूरोप के कई जो अच्छे राज्य हैं, गुलमर्ग देखिए, मैं स्विट्जरलैंड कई बार गया हूं, लेकिन लगता है सारा स्विट्जरलैंड समेट करके वही है, 10 स्विट्जरलैंड वहां पर है। जिस तरह से वहां पे टूरिस्ट बढ़ा है, तो ऐसे कई पहलगांव देख लीजिए, वहां इन्होंने रैली का नाम कुमार राकेश जी, क्योंकि समय की सीमा है, अच्छे जगह है, तो ये अब नहीं चलेगा। आपके सवाल का जवाब है 30-70 नहीं, वापस नहीं है हुआ, चाहे कितना कुछ कर ले। ठीक है, चलिए मोहम्मद शफी जी बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा, समय हो गया। पहले तो मुझे बड़ा अफसोस है कि ये महाशय इनकी मानसिकता दर्शाती है कि ये सारे कश्मीरियों को उग्रवादी, आतंकवादी के मैंने सारे कश्मीरियों को नहीं बोला, मैंने मुस्लिम भाइयों को आपने सारे कश्मीर को बोला जो आपके शफी भट्ट पर प्रमोट कर रहे हैं, प्रायोजन कर रहे हैं। दूसरी आपत्तिपूर्ण बात यह है कि आपने ये कहा कि पहली बार वहां पर तिरंगा लहराया गया है, क्या इससे पहले तिरंगा यहाँ पर नहीं लहराया जाता? और तीसरी बात ये कहा कि आपने विरोध तो पीडीपी ने किया, बीच में मत टोकिए। 2019 के नेता ने विरोध किया था कश्मीर का। एक मिनट कुमार राकेश जी बोलने दीजिए प्लीज। ये आपकी बात है, क्या इससे पहले जो 1947 में यहाँ एक्सेशन हुआ था, क्या उस एक्सेशन को आप नहीं मानते हैं? फिर क्या उस एक्सेशन की कोई वैल्यू ही नहीं है? इससे पहले क्या हिंदुस्तान के साथ कश्मीर का विलय नहीं हुआ था? इससे पहले एक्सेशन कश्मीर का नहीं हुआ था जो 2019 में हुआ था? आपकी जो सोच है फिर 370 की क्या जरूरत है? आप ये बताइए, 370 क्यों जरूरत है आपको? इससे पहले क्यों चाहिए 370 आपको? वो बताइए। का हिस्सा नहीं मानते थे कश्मीर को, आप हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं मानते। ये आपकी नेगेटिव सोच है, ये आपकी नेगेटिव थिंकिंग है। कश्मीर 1947 से हिंदुस्तान को अपना मुल्क समझते हैं। और चलिए, कुल मिला के बात वही है कि मुझे फिर ऐसा लग रहा है इस चर्चा से कि क्या 370 के अलावा और कुछ नहीं है क्या कश्मीर में? है तो बहुत कुछ, लेकिन जाना नहीं चाहते हैं। एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि 370 हटाने का क्रेडिट किसको गया, हो सकता है उसके पीछे की भी। खैर ठीक है, झगड़े का विषय नहीं है सर, तैयारियां करिए, इलेक्शन की डेट्स आ चुकी हैं, समय हो गया, मुझे इस चर्चा को रोकना होगा, समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, एक बात तो है, जम्मू कश्मीर में चुनाव है, 10 साल बाद एक इलेक्शन होना है, बहुत सारे मुद्दे होंगे, कैसे डेवलपमेंट होना है, पब्लिक क्या चाहती है,
क्या मैनिफेस्टो में आएगा, तमाम चीजें जानी चाहिए। लेकिन 370 पे जो एक सुई अटकी हुई है ना, वो ऐसा दर्शाती है कि शायद एक पीड़ा है कि बीजेपी ने उसको करके क्या वाकई बहुत अच्छा कर दिया, क्या वहां की जनता चाहती है, या वाकई कुछ नुकसान वाली ऐसी बातें हैं। तो ये आपको सामने लानी पड़ेगी और मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा निर्णय जो होगा वो इस बार इस इलेक्शन में जम्मू कश्मीर की जनता देगी। देखिए क्या होता है और किसकी बनती है सरकार जम्मू कश्मीर में इस बार। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।